हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला प्लंकेट शील्ड का मैच। तो जैसा कि मैंने चैनल पे अपडेट किया है कि अब से सब कुछ नॉर्मल होगा। थोड़ा मैं बिजी था 2 मार्च के बाद से, इसलिए कोई अपडेट भी नहीं कर पाया था, बाहर था। उसके बाद तबीयत का भी इशू बन गया था और इसीलिए मैंने कोई अपडेट वगैरह नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद इंटरेस्ट नहीं हो। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली काम से ही कम बैक करा जाए। और काम हमारा ये है कि आज का प्लंकेट शील्ड का मैच और मार्च कप का मैच दोनों का ही वीडियो आएगा। मार्च कप का थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी अगर प्लंकेट शील्ड का आ रहा है तो मार्च कप थोड़ा लेट तो होगा ही, लेकिन आएगा ज़रूर। और तैयार है ना, दोनों ही मैच में आपके लिए जो जो प्रोवाइड मैं करता आया हूँ इतने सालों से, सब कुछ प्रोवाइड फिर से करा जाएगा। मतलब बहुत दिनों का गैप तो नहीं था, लेकिन फिर भी कोई अपडेट वगैरह नहीं हुआ था, तो काफ़ी लोग सोचे होंगे कि वैसे भी इनएक्टिव रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स थी पिछले कुछ मैचेस महीने में, अभी जाके थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी मैं उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहा था। लेकिन इनिशियली मैंने सबको आपको आपको आइडिया दे दिया था कि किस टीम से क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो वो सब चीज़ आई होप आपने सब कुछ सही से कर लिया होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी अब मेरा तो पर्सनली अच्छा ही गया था। मैं ज़रूर अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन मेरा उम्मीद रहा है कि आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, सवाल से मुझे याद आया, काफ़ी लोग बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे मुझसे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि आपका मैसेज मेरे तक आ नहीं रहा था। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि बॉट में कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो अभी सब कुछ सही हो गया है, जैसे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी करा है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप फिर से कोशिश करना, जो नया अपडेटेड एड्रेस होगा आपको टेलीग्राम के चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो, तो वहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गई पास्ट की बातें। अभी आगे बढ़ते हैं और इस मैच के बारे में बातें करते हैं। ये मैच होने जा रहा है मकलीन पार्क नेपियर में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नवंबर 2021 के बाद से कोई मैच नहीं खेली है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने 2 मैच खेला था, एक मैच उन्होंने जीत हासिल करा और एक में उनको हारना पड़ा था। बाकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे थे। जो 4 मैचेस उन्होंने खेले थे वहाँ पे भी एक हार उनको सहना पड़ा था, और वही ओटागो से। ओटागो एक लौता जीत उनको जो दर्ज हुआ था वो उन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने दर्ज करवाया था। बाकी दोनों टीमों की तरफ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, तो ज़्यादा बातें यहाँ पर बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। इस ग्राउंड पे ना रिकॉर्ड्स अच्छे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। अगर हम आखिरी 2 सीजनों की बात करें तो एक भी मैच वो हारे नहीं है। पिछले 4 मैचेस की अगर हम बात करें तो 3 जीत और एक मैच उनका टाई रहा था। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। मैं इनिंग्स वाइज आपको डिक्टेट नहीं करवा रहा, वो आप वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हो। जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी ना कि बहुत बड़े बड़े स्कोर्स कंसिस्टेंटली यहाँ पर बने नहीं हैं। अगर हम 400 के ऊपर के स्कोर को बड़ा स्कोर मानते हैं तो 2 बार 5 मैचों में 2 बार आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगा। बैटिंग दोनों ही टीमों का उतना अच्छा नहीं रहा है। सेंट्रल की तरफ से फिर भी टॉप ऑर्डर बैट्समैनों का कुछ ना कुछ कभी कभार कंट्रीब्यूशन आपको देखने मिल जाता है। नॉर्दर्न की तरफ से वो चीज़ आपको नहीं देखने मिल जाती है। लेकिन नॉर्दर्न की तरफ से जो चीज़ है कि उनका जो लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर का जो बैटिंग ऑर्डर है, वहाँ से काफ़ी कंट्रीब्यूशंस आते हैं, जो चीज़ आपको सेंट्रल की तरफ से देखने नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच पहला मैच है हैमिल्टन में जो कि हुआ था। नॉर्दर्न का बैटिंग अच्छा नहीं रहा था, जिसके आप देख सकते हैं। पेसर्स का अपर हैंड रहा है, जहाँ पर ब्रेसवेल आपको करंट स्कोर में मिल जाएंगे जिन्होंने डोमिनेट करा था। सेंट्रल का बैटिंग भी ठीक ठाक से था, उतना कुछ खास नहीं। हे और ब्रूस हे इनमें से करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। बाकी सोधी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है आगे आने वाले समय में, इनको नोटिस करना। बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न ने हालांकि दूसरे इनिंग्स में बैटिंग अच्छी करी थी। एक और चीज़ आपको कुछ मैचेस में ये दिख जाएगी कि जो भी टीम चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है ना, वो टीम्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्दर्न का नंबर आया था। तीसरे इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग करी, जहाँ पर कूपर, कार्टर, सैंटनर, साइफर्ट, ये कुछ परफॉर्मर्स थे, जिनमें से सैंटनर अवेलेबल नहीं है। कार्टर एक और नाम आपको देखने मिल जाएंगे जो सेकंड इनिंग्स में, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में उनका परफॉर्मेंस आता है। वैसे भी नॉर्दर्न के घर पे उनका परफॉर्मेंस होता भी है, लेकिन अगर आप इस फिक्चर में नोटिस करेंगे तो सेकंड इनिंग्स में इनका नाम ज़्यादा आया है दैन फर्स्ट इनिंग्स। बाकी अजाज पटेल और कुछ बॉलर से सेंट्रल को ने चौथी इनिंग्स में बैटिंग करी और नॉर्दर्न ने चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करी, और नॉर्दर्न को यहाँ पर जीत भी दर्ज हुआ। बॉलिंग से भी सोधी ने डोमिनेट करा था और ब्रेसवेल, ये कुछ परफॉर्मर्स थे।
अगला मैच ये भी माउंट मांगो नहीं, मतलब नॉर्दर्न के घर पे हुआ। इस बार सेंट्रल ने पहले बैटिंग करा, डिसेंट स्कोर बनाया। स्मुलियान, ब्रूस, करण शर्मा को दिख जाते हैं। बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिनमें से रैंडल अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं सीजन में बैटिंग बॉलिंग कंसिस्टेंटली। बैटिंग से मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक आध मैच में 20-30 बना दिया, हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन का है। बाकी बॉलिंग से भी अच्छा कर रहे हैं। और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। नॉर्दर्न की बैटिंग उतना अच्छा नहीं रही यहाँ पर पहले इनिंग्स पर, और वो भी तब जब नीचे से बोल्ट और रैंडल ने बल्लेबाजी करी थी, नहीं तो मामला और भी संगीन हो सकता था। और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। सेंट्रल की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बेन स्मिथ, ब्रूस और अजाश पटेल ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस करे और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। इस बार नॉर्दर्न ने चौथे इनिंग्स में बैटिंग करी, सेंट्रल ने बॉलिंग करी और सेंट्रल ने जितना करा। और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिसमें कार्टर वापस आपको दिख रहे हैं, कूपर, पॉपली, ये कुछ परफॉर्मर्स थे, और स्मुलियान, अजाश पटेल ये आपको दिख रहे हैं। ऊपर भी आपने देखा था चौथे इनिंग्स में कार्टर, स्टैटनर और सोधी डोमिनेट कर रहे थे, और यहाँ पर स्मुलियान और अजाश पटेल का नाम आपको दिख रहा है। अगला मैच ये हुआ था नेपियर में, मतलब ये आखिरी मैच है जो आपको दिख रहा होगा कि दोनों टीमों ने खेला था इस ग्राउंड पे। क्या हुआ था, नॉर्दर्न ने बना था 271। अच्छा, ये मैच ध्यान से नोटिस करना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा परफॉर्मर्स के बारे में जो आपको ग्राउंड में देखने मिलेंगे। अच्छा, नॉर्दर्न ने बना था 271, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सोधी और पॉपली दिख जाएंगे। टिकनर, काफ़ी बार इनका नाम आने वाला है आगे आने वाले समय में, नोटिस करना। बाकी कुछ बॉलर्स से सेंट्रल की बैटिंग डिसेंट रही। परफॉर्मर्स कौन कौन से थे, हे, यंग, स्मिथ, क्लेवर। इनमें से हे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी 3 अवेलेबल हैं। और सोधी यहाँ पर भी उनका नाम आया है। कुगेलैंड, सैंटनर, बेकार अवेलेबल नहीं है। रैंडल का 1 विकेट। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का डिसेंट स्कोर रहा है। फिर से कार्टर सेकंड इनिंग्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोधी का बैटिंग से कंट्रीब्यूशन, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बाकी स्मुलियान, कई बार इनके भी नाम आ चुके हैं और इनकी बॉलिंग स्पेशली इस फॉर्मेट में काफ़ी काम पे आ जाती है। बाकी ये कुछ बॉलर्स से सेंट्रल को 73 रन का टारगेट दिया गया था, जिसको लीड करा इजीली क्लेवर ने। अगला मैच हैमिल्टन में हुआ। अच्छा, ये पहली बार हुआ जब 4th इनिंग्स में बैटिंग करके टीम जीती है। ऊपर 2 मैचेस हमने चौथे इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम को जीतते हुए देखा था। अच्छा, इस बार हैमिल्टन में मैच हुआ। नॉर्दर्न ने 253 बनाया, बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन सिर्फ डिक्लेयर दे दिया। और ये पहली बार हुआ था जब दोनों ओपनर्स चले नॉर्दर्न की तरफ से, और वो भी यहाँ पर भी हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, बारिश के चलते दोनों इनिंग्स दोनों टीमों को एक एक करके फॉरवर्ड करना पड़ा। और उसके बाद सेंट्रल ने इजीली 4 रन चेस कर लिया। फिर से आपको हे और यंग दिख रहे होंगे, वैगनर की 3 विकेट से, उनको फायदा हुआ नहीं, सेंट्रल यहाँ पर जीत गई। और लास्ट जो मैच हुआ था जो हुआ था नेल्सन में, ये भी सेंट्रल का ही घर है। नॉर्दर्न ने बना था 347। कार्टर, ये पहली बार हो रहा है जब पहले इनिंग्स में भी आपको इनका रन दिख रहा है। बाकी सोधी कई बार इनका कंट्रीब्यूशन आ चुका है बैटिंग से, बॉलिंग से तो कंसिस्टेंटली विकेट है ही। वाटनिंग, साउदी और बॉलरों में से ये कुछ बॉलर्स हैं, इनमें से रे टूल करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, देखना पड़ेगा खिलाते हैं या नहीं। सेंट्रल ने डिसेंट बैटिंग करी थी, उतना कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक सा था। जहाँ पर हे, ब्रूस, क्लेवर, स्मुलियान, ये आपको परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, और ये कुछ परफॉर्मेंस थे बॉलिंग से। नॉर्दर्न ने यहाँ पर 233 ही बनाया था, ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन उनको पता था कि चौथे इनिंग्स में यहाँ पर जो मामला होने वाला है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है सेंट्रल की तरफ से, तो उन्होंने 233 पर ही डिक्लेयर दे दिया। रवाल ने यहाँ पर रन बनाया था, बाकी कार्टर, बैटलिंग, तो रवाल लास्ट 2 मैचेस में आपको इनके रन जो हैं दिख रहे हैं। एक में भी यहाँ पर भी पहले इनिंग्स में कुछ रन उन्होंने बनाया था 68, और यहाँ पर पहले इनिंग्स में तो नहीं, लेकिन दूसरे इनिंग्स पर उन्होंने बनाया था 63, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज उतना कुछ खास नहीं है रवाल का। जब वो ऑकलैंड की होकर भी खेलते थे तब भी उतना कुछ खास नहीं था, और नॉर्दर्न के होकर भी जब वो खेल रहे हैं तब भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सा है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ हाइप करने वाला परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। बाकी कार्टर मोस्टली सेकंड इनिंग्स में इनका नाम आ रहा है। बाकी वाटनिंग के परफॉर्मेंसेस थे। नॉर्दर्न को सेंट्रल को 300 रन की टारगेट मिली थी, लेकिन यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए। और जहाँ पर आपको यंग, क्लेवर, रेस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस का दिख जाएगा, और सोधी फिर से, बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा था। अच्छा, तो ये फिक्सचर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहा है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नॉर्दर्न की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बॉलिंग से तो है ही, बैटिंग भी उनको ही मोस्टली करना पड़ा है। टॉप ऑर्डर उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाया है। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में हमने रवाल का नाम देखा है, कूपर का बीच बीच में कुछ ना कुछ नाम है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे ना, मतलब दोनों इनिंग्स मिलाकर इन दोनों का 60 के नीचे ही रन एवरेज रहता है, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज 30 के नीचे इनका औसत रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ हाइप होने लायक नहीं है। हो सकता है एक इनिंग 50 बना दे, लेकिन दूसरे इनिंग में 10 के नीचे निपट गए, ऐसा कुछ मामला इनका है, ठीक है। बाकी कुछ नाम आपने देखे हैं जिनको मैं कुछ हद तक आपको समराइज़ करवा भी दे रहा हूँ। बाकी ये मामला रहा है, बहुत हाई स्कोरिंग फिक्सचर ये नहीं है। बॉलिंग दोनों ही टीमों का टाइट रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं नॉर्दर्न की बॉलिंग तो सही है ही, उनकी टीम में तो इंटरनेशनल बॉलर्स भी खेलते थे कभी कभार, लेकिन नॉर्दर्न की बैटिंग क्योंकि उतनी अच्छी नहीं रही है, तो सेंट्रल के भी बॉलर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। अगर हम समराइजन पे आ जाएँ तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो आपको दिख जाएंगे। नॉर्दर्न की तरफ से जो कार्टर, जिनका 35 का औसत चल रहा है, ठीक ठाक सा है। मोस्टली सेकंड इनिंग्स में इनके रन्स आए हैं, कुछ भी आए 30-40 ही आए, लेकिन आए हैं।
सेंट्रल की तरफ से हे अवेलेबल नहीं है, बाकी यंग, ब्रूस, क्लेवर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन एक 200 रन उन्होंने बना दिया था और वो भी लास्ट जो मैच इस ग्राउंड पे हुआ था वहीं पे। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा वो रखते ही हैं और आगे भी जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे ना तब भी आपके लिए वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी विल यंग, दो जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 मारा हुआ है आखिरी 5 मैचों में, उनमें से ये दूसरे प्लेयर हैं क्लेवर के बाद। 125 का औसत है, कई बार नॉट आउट रह चुके हैं इसीलिए। बाकी कंट्रीब्यूशन हमेशा इनका रहता है। और टॉम ब्रूस जो नॉट आउट तो नहीं रह पाए हैं लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस इनका भी रहा है एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर में भी। ऊपर आप देख सकते 30, 35, 40 के भीतर औसत है, लेकिन इनका 40 के ऊपर औसत चल रहा है। बाकी बॉलरों में से नाम कुछ बताने के लिए नहीं है, सफल्ट होते रहते हैं और वैसे भी जो मेन बॉलर्स होंगे उनको आपको लेके चलना होता है। एक आध यूनिक प्लेयर अगर पिच से कुछ मिले तो, नहीं तो वही बॉलर को आपको लेके चलना पड़ता है, तो वो मैं कुछ ज़्यादा पता नहीं रहा। अच्छा, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। ज़्यादा मुझे लगता नहीं बहुत कुछ यहाँ पे देखने लायक है, लेकिन फिर भी अगर आप मैचेस को देखना चाहते हैं एक करके तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर, तो यहाँ पे उनके ही मैचेस जो है आपको देखने मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है इस मैचेस ग्राउंड पे, किस तरह के स्कोर्स बनते हैं, डे 4 तक क्या मामला रहता है पिच का, और किस तरह के बॉलर्स के ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हैं और कौन कौन से बैट्समैन हैं जो यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो पहला मैच 2019 का मैच है, 3 साल पुराना। सेंट्रल बनाम ओटागो का मैच हुआ, 584 रन बना दिए। ओटागो की टीम सामने थी तो ये बनता भी है। हे अवेलेबल नहीं है, बाकी यंग, क्लेवर, ठीक है। पेसर्स के 4 विकेट, लेग स्पिनर जो माइकल रिप्पन है उन्होंने अकेले 4 विकेट निकाला था। दोनों इनिंग्स बैटिंग करने भेजा ओटागो को, जहां पर टिकनर, रांस, ब्रेसवेल, अजाज पहले इनिंग्स पर और दूसरे इनिंग्स पर अजाज के साथ टिकनर और रांस ये परफॉर्मर्स थे। तो ये इनमें से टिकनर आपको दिख रहे हैं जिन्होंने दोनों, टिकनर और रांस जो अवेलेबल नहीं है, ये दोनों इनिंग्स में अच्छा करके आए हैं और अजाज के भी दोनों इनिंग्स मिला के 5 विकेट रहे हैं और बहुत ही इजीली यहाँ पर जीत हासिल कर लिया सेंट्रल की टीम ने एक इनिंग्स बैटिंग करके। अगला मैच जो ये है 6th मैच, अगर हम जाते तो 6th लास्ट मैच है ये, ठीक है। ये भी 3 साल पुराना है, नॉर्दर्न और सेंट्रल के बीच में हुआ था। नॉर्दर्न की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं रही थी, कूपर ने फिर भी कुछ स्टार्स दिए थे। बाकी अजाज पटेल, ब्रेसवेल ये आपको दिख रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था। सेंट्रल ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया था, बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन पहले इनिंग्स में चले लीड रखने वाले स्कोर 3 के थे। बेन स्मिथ, अजाज पटेल का बैटिंग भी यहाँ पर काम पे आ गया था। बाकी सोधी 4 विकेट्स और करंट स्कोर में कोई अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न 222 फिर से कम स्कोर। ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन इनमें से कार्टर फिर से देखिए सेकंडरी में कुछ ना कुछ रन है, 33 रन उनके बनाए थे। बाकी मैककॉन, अजाज, रांस यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। सेंट्रल ने चेस कर लिया था जैसे तैसे करके ही सही, लेकिन कर लिया था। हे अवेलेबल नहीं है। बाकी सोधी, सैंडलर यहाँ पर भी, सोधी दोनों इनिंग्स मिलाकर 9 विकेट्स उन्होंने निकाले थे। बाकी अगर बैटिंग से 10-15 रन बनाए होंगे तो वो तो है ही, ठीक है। तो लेग स्पिनर्स, ऊपर भी आपने रिप्पन का नाम मैंने बताया, लेग स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव हो रहे हैं, जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। अगला मैच फिर से जो नॉर्दर्न के बीच में हुआ था, जो लास्ट 8 जो आपने देखा था ऊपर, तो वहाँ पे भी अगर हम कॉमन ढूंढने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें। पॉपली यहाँ पर उभर के आए, सोधी इस बार बैटिंग से, टिकनर तो है ही। सेंट्रल की तरफ से हमें यही देखा था लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लेवर ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल खड़ा किया था। नोटिस करो सेंट्रल की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी हुई नहीं थी। अगर हम क्लेवर के स्कोर को हटा दें, अगर क्लेवर यहाँ पर 200 रन नहीं बनाते तो वही आपको दिखेगा 300 के बीच में मामला, ठीक है। लेकिन क्लेवर ने 200 रन बनाया तो 500 के आसपास स्कोर पहुंच गया। नहीं तो ऊपर भी हमने थोड़ा सा लो स्कोरिंग की तरफ ही इशारा होते हुए देखा था और यहाँ भी मामला इसी तरफ जा रहा था, लेकिन एक तरफ से यंग और क्लेवर इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी। सैंडलर, सोधी 2 विकेट्स यहाँ पर सोधी के यहाँ पर भी थे। बाकी सैंडलर को लाइनी परफॉर्मर्स थे। नॉर्दर्न ने 283 बनाया था, जिनमें से भी पॉपली, तो दोनों इनिंग्स में पॉपली के स्कोर्स आए हैं, एक में 60+, एक में 30+। और उसके बाद सोधी के दोनों इनिंग्स में बैटिंग से सोधी बार बार नाम आ रहा है। मतलब लास्ट 2 मैचेस में आप नोटिस करो 9 विकेट ऊपर निकाले थे, यहाँ पर उन्होंने निकाले हैं 2 विकेट्स और रन बनाए हैं देखो, एक में 57, एक में 48। तो बड़े बड़े बल्लेबाज जो है नॉर्दर्न की तरफ से वो नहीं बना पाए हैं इतना रन, लेकिन सोधी ने बना दिया। बाकी कोगलैंड तो अवेलेबल नहीं है और शमुलियान की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी। टिकनर कंसिस्टेंट है और ये कुछ बॉलर से दूसरे इनिंग्स में 73 रन का टारगेट जो था, जो कि चेज हो गया सेंट्रल की तरफ से। अगला मैच सेंट्रल बनाम कैंटरबरी। सेंट्रल की बैटिंग वापस से उतनी अच्छी नहीं रही, ठीक है। तो लो स्कोरिंग का मामला यहाँ पर भी चल रहा है। हे कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर भी हैं। पेसर्स का अपर हैंड, कैंटरबरी को भी 212 पर निपटा दिया। फिर से अजाज, रांस, टूल ये कुछ परफॉर्मर्स थे। सेंट्रल ने किसी भी तरीके से 287 यहाँ पर बनाया था 9 विकेट नुकसान पर। यही काफ़ी बड़ा हो सकता था अगर मैच खत्म होता तो, लेकिन जो भी हो, शमुलियान, बेन स्मिथ ये कुछ परफॉर्मर्स थे। पेसर्स का अपर हैंड। चौथा मैच सेंट्रल बनाम कैंटरबरी के बीच फिर से मैच हुआ। फिर से स्मिथ के रन है, पेसर्स का अपर हैंड। टिकनर, शमुलियान ये कुछ परफॉर्मर्स थे। 391 कैंटरबरी ने बनाया।
सेंट्रल ने यहाँ पर 299 बनाया था और फिर से मैच यहाँ पर खत्म हो गया। फिर से स्मिथ मतलब कैंटरबरी के अगेंस्ट में अच्छा कर रहे हैं और अगर इस ग्राउंड में भी परफॉर्मेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी क्लेवर का हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, शायद बहुत बड़ा नहीं हो लेकिन है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो। ओटागो के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा इनिंग्स खेला है, नॉर्दर्न के अगेंस्ट में एक बार बड़ा इनिंग्स खेला है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस तो वो ज़्यादा रखते ही हैं, भाई कीपिंग के बॉल्स तो वो देती ही हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था सेंट्रल बना वेलिंगटन, फिर से बैटिंग देखिए खराब, ठीक है। क्लेवर ने हालांकि कुछ स्कोर बनाया था, ब्रूस के कुछ स्कोर से पेसर्स का अपर हैंड, वेलिंगटन को 104 पर निपटा दिया था। टिकनर रन ये अवेलेबल नहीं है, बाकी रेड टूल कंडीशन में है, देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। किसी तरीके से 245 तक पहुंचाया स्कोर को सेंट्रल ने। अजाज पटेल इस बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेसर्स के स्पिनर्स विकेट, और चौथे इनिंग्स में जाके 256 पर निपटा दिया वेलिंगटन को, जहां पर टिकनर क्लार्कसन ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। तो इस ग्राउंड पे भी हम लो स्कोरिंग की तरफ मैच होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सेंट्रल की बैटिंग भी उतनी अच्छी हुई नहीं है, एक ही बार हमने 482 रन बनते हुए देखा था, जिनमें से 201 रन क्लेवर के अकेले के थे, बाकी उनका भी 200-300 के बीच में रन बनाने में बहुत मशक्कत हो रहा है, और सामने वाली टीमों को भी वो निपटा दे ही रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर वो जीत रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। कुछ बॉलर्स के नाम हमने कंसिस्टेंटली देखे हैं, कुछ बैट्समैनों के नाम हमने कंसिस्टेंटली देखे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। और नॉर्दर्न की तरफ से भी जो 2 मैच उन्होंने खेले थे, उनमें से भी हमने 2-3 नाम निकाले हैं जो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। ज़्यादा कुछ समराइज़ करने के लिए नहीं है ग्राउंड में। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड में बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं क्या क्या मेजर चेंज जो है हुआ है दोनों टीमों की तरफ से, और कौन कौन से प्लेयर अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से कूपर रवाल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद जो कार्टर, कॉलिन डी ग्रैंडम जो रिसेंटली टेस्ट में 100 मार के आ रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में वो यहाँ पर खेलने वाले हैं। बाकी क्या सही है कि उनका फॉर्म में वापस आना सही है, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम उतनी अच्छी नहीं थी इस बार, वो थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो वापसी कर रहे हैं, और आपकी स्मॉल लीग में 95% ओपोनेंट्स के पास ये होंगे भी, कुछ लोग कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बॉलिंग की गारंटी नहीं देता, हालांकि बॉलिंग भी उनको बराबर दी गई थी न्यूजीलैंड की टीम में, तो लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पर उनको बॉलिंग दी जाती है या नहीं। इनका बॉलिंग कितना हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। हमारा टीम का स्ट्रक्चर भी और इनके टीम का स्ट्रक्चर भी, ठीक है। भारत पॉपली जो लास्ट हेड टू हेड उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे, उन्होंने दोनों इनिंग्स से रन बनाए थे, दोनों इनिंग्स में लगभग 100 के ऊपर उनके रन थे। और जीत रवाल जो हेड टू हेड आप कह सकते हैं, वहाँ पे उनके रन रहे हैं, हालांकि इस ग्राउंड पे नहीं, लेकिन ओवरऑल हेड टू हेड में लास्ट 2 मैचेस में इनके रन है। टीम साइफर्ड उसके बाद खास कुछ नहीं है, कभी कभार 30-40 करके कुछ रन है, लेकिन खास कुछ बताने के लिए नहीं है। क्रिश्चियन क्लार्क, ब्रेंट रैंडल, ईस्ट सोधी और जो वाकर। क्रिश्चियन क्लार्क लास्ट मैच खेले थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने करा हुआ था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। जनरली इनके बारे में थोड़ा बता दूं, ये न्यूजीलैंड अंडर-19 की टीम में रह चुके हैं, जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उस समय। एक बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप है और बैटिंग है का काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। बॉलिंग भी डिसेंट ओवर की करवा लेते हैं। कुगेलैंड का जगह जो है वो अभी ये लेंगे इस मैच के लिए, मतलब आगे भी हो सकता है, जिस तरह के फॉर्म से कुगेलैंड गुजर रहे हैं, अगर उनको टीम ड्रॉप करने का डिसीजन लेती है तो अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं क्रिश्चियन क्लार्क। अच्छे टैलेंट है, बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी ज़्यादा हाइप करना मुझे नहीं लगता सही होगा। ब्रेड रंडल बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इनको आप बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ पर ही कंसिडर कर सकते हो, और वैसे भी काफ़ी लोग इनको कैप्टन पर्सन वैसे ही बना सकते हैं, तो आपको सबको लेना पड़ेगा। और ईस्ट सोधी तो है ही हमारा टीम में, हर तरफ से इनका नाम आ रहा है, और अगर नॉर्दर्न की तरफ से किसी प्लेयर को मुझे कैप्टन बनाना है तो लॉजिकली ईस्ट सोधी का नाम आना चाहिए। बाकी जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, जो कार्टर होंगे, ईस्ट सोधी, ब्रेड रैंडल, कॉलिन डी ग्रैंडम, अगर आपको स्पेस का इशू नहीं आ रहा है आप ले सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो बैट्समैन होगा वो जीत रवाल और भारत पॉपली के बीच में एक, तो ये 4 मिनट हो गए। 5वां कॉलिन डी ग्रैंडम, ये हो गए हमारे 5 प्लेयर्स। और अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, एक्स्ट्रा किसी प्लेयर्स के ऊपर देखना चाहते हो, तो क्रिश्चियन क्लार्क, जो वाकर जैसे प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो। हालांकि इस पिच में मैंने उतना ज़्यादा कुछ फिंगर स्पिनर का नहीं देखा है, लेग स्पिनर्स इफेक्टिव हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने जो वाकर का नाम नहीं बताया है। क्रिश्चियन क्लार्क आप देख सकते हो, टैलेंटेड प्लेयर है, पेसर भी है, बैटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर तो बैटिंग मिलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सबको प्रॉपरली बैटिंग मिल जाएगी, तो डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कुगेलैंड का नाम आपने देखा है, कई बार उनका नाम आया था इस पिक्चर में। कुगेलैंड का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अभी क्रिश्चियन क्लार्क होने वाले हैं, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। बेंच पे जॉन्स्टन होंगे, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अगर टीम इनको नहीं खिलाती है तो पॉसिबिलिटी होगी कि कॉलिन डी ग्रैंडम बॉलिंग करेगी। ये जो आपके 4 बॉलर्स यहाँ से हो गए, ठीक है, ये आपके लिए 4 बॉलर्स हो गए, और कॉलिन डी ग्रैंडम हो जाएंगे 5वां बॉलर। और अगर जॉन्स्टन खेलते हैं तो हो सकता है कि पॉपली की जगह पर खेलें, तो पॉसिबिलिटी होगी कि कॉलिन डी ग्रैंडम शायद नहीं बॉलिंग कराएं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा प्लेइंग 11 कैसा होता है।
सेंट्रल की तरफ से इनके जो रेगुलर कैप्टन होते हैं ग्रेग हे, वो नहीं है इंजरी के चलते, तो वो नहीं खेलने वाले हैं। बाकी बेन स्मिथ, बेली विगिंस ओपनिंग करेंगे। बेली विगिंस ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ खास तो नहीं, लेकिन स्टार्ट ले रहे हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। बेन स्मिथ इस ग्राउंड पे आप कंसिडर कर सकते हो, उतना खास कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ स्कोर्स ये बनाते रहते हैं। विल यंग मस्ट हैव है, आप गलती से भी इनको छोड़ नहीं सकते हैं। और सेंट्रल की तरफ से पहले कैप्टन मैक्सिमम चॉइस ये है, ठीक है। अगर आप लॉजिकल देखना चाहते हो, मोमेंटम देखना चाहते हो, फॉर्म देखना चाहते हो, तो हर तरफ से इनका नंबर आना चाहिए। टॉम ब्रूस, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर डेन क्लीवर, नंबर 2 चॉइस सेंट्रल की तरफ से, जिनको आप कैप्टन बना सकते हो। कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे देंगे। और बाकी इस ग्राउंड में कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ रन इनका हमेशा ही रहता है, हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने विलियम के बाद इनको रखा। क्लार्कसन शायद बॉलिंग कराएंगे नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं, बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। शमुलियन एक और मस्ट हैव है और एक और कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है। क्यों मैं बता रहा हूँ, इनके बैटिंग से भी कुछ कुछ नाम आए हैं हेड टू हेड में, और इनकी बॉलिंग इस फिक्चर में काफ़ी काम पे आई है, और इस ग्राउंड में भी काफ़ी काम पे आ सकती है, आई भी है कई बार, ठीक है। ये लेग स्पिनर है, टीम के पास यही एक लौते लेग स्पिनर होंगे, ऊपर से सोधी नॉर्दर्न की तरफ से, और यहाँ से स्मुलियान। उसके बाद ब्रेसवेल अजाज एक और मस्ट हैव प्लेयर है। लॉन्ग शॉर्टर फॉर्मेट में चाहे कुछ भी हो, लॉन्गर फॉर्मेट ये बहुत इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं, और उनकी बैटिंग भी काम पे आ सकती है। और उसके बाद ब्लेयर टिकनर एक और मस्ट हैव प्लेयर, हमारे टीम के रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। बाकी रे टूल वगैरह अगर आप चाहो, रे टूल स्पेशली अगर वो खेलते हैं तो आप बड़ी लीग में सोच सकते हो, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, विल यंग, टॉम ब्रूस, क्लेवर, शमुलियान, ब्रेसवेल अजाज और टिकनर, ये 7 हो गए। इन 7 में से या तो हम 7 को ही लेके चलेंगे, या फिर कम से कम 6 को तो हम लेकर चलेंगे ही, ठीक है। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो डेन क्लीवर, ब्रेसवेल के आसपास लोग जा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज कैप्टन जो है वो नहीं खेलने वाले हैं, तो ब्रेसवेल की तरफ लोग ज़्यादा झुकेंगे क्योंकि ये ऑलराउंडर है। उसके बाद टॉम ब्रूस, ब्रैड शमुलियान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैटिंग से ठीक ही कर रहे हैं और उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आने वाली है। तो ब्रेसवेल से भी ज़्यादा प्रायोरिटी मैं शमुलियान के ऊपर दूंगा अगर आपको कैप्टनसी के लिए कुछ किसी को ढूंढना है तो। उसके बाद अजाज या टिकनर बॉलरों में से, और विल यंग बैट्समैनों में से। नॉर्दर्न की तरफ से कॉलिन ग्रैंडम, स्पेशली टेस्ट सीरीज में 100 मारने के बाद लोगों का फोकस इनके ऊपर आ सकता है, और क्योंकि सैंडर भी नहीं खेल रहे हैं, और रैंडल, इन दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद रवाल और कार्टर, क्रिश्चियन क्लार्क, सोधी, ये दोनों रिस्की ऑप्शन है। सोधी स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। इनकी बॉलिंग तो काम पे आ ही रही है, बैटिंग से भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन करे हुए हैं, और जैसे कि आपने देखा है इस पिक्चर में नॉर्दर्न का लोअर ऑर्डर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बैटिंग की तरफ से, तो इनका भी नंबर उस सूची में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर यही है, और मुझे ये स्ट्रक्चर काफ़ी सही भी लग रहा है, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी मुझे ये स्ट्रक्चर काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। ईस्ट सोधी, रैंडल मेरे 2 मेन बॉलर्स, कार्टर एकमात्र बैट्समैन जिनके रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हो सकता है एक आध इनिंग्स में आपको रवाल, जो स्पेशली परसेंटेज प्लेयर हैं, उनके कुछ स्कोर्स देखने मिल जाए, लेकिन अगर आप लॉजिकली देख रहे हो तो ऑन एन एवरेज अगर आपको दोनों इनिंग्स मिलाकर आपको देखना है तो कार्टर के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। और तो कार्टर के साथ या फिर कार्टर के जगह पे आप रवाल को ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भारत पॉपली, ठीक है। भारत पॉपली लास्ट जो ग्राउंड पे मैच खेल के गए हैं, उन्होंने दोनों इनिंग्स मिला के रन बना के रखा हुआ था। चलो, ऑलराउंडर सेक्शन में सबका हाथ जिसकी तरफ जाएगा वो है कॉलिन ग्रैंडम, ठीक है। तो आप भी इनको ले सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास क्रिश्चियन क्लार्क का ऑप्शन आएगा। लास्ट मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस करा हुआ था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो ये इनका एक ऑप्शन बना रहता है, लेकिन इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप क्या कर सकते हो, ब्रेसवेल के जगह पर भी इनको ले सकते हो। ब्रेसवेल बॉलिंग से कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन लास्ट जब वो खेल के गए थे नवंबर में, वहाँ पे उतना अच्छा कुछ उनका परफॉर्मेंस नहीं था इस फॉर्मेट में, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, लोग भी कंसिस्टेंटली इनको कैप्टन बना रहे थे, लेकिन उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। देखना पड़ेगा कि अभी ये क्या कर पाते हैं। रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है, इसीलिए मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता। काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना सकते हैं, तो इसीलिए मैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहता। बाकी देख सकते हो आप, रैंडल भी एक ऑप्शन है जिनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रैंडल का मोमेंटम और फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए मैं इनके ऊपर चांस नहीं लेना चाहता। कॉलिन ग्रैंडम का रोल क्या होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट जितने मैचेस उन्होंने खेले थे उनको बॉलिंग भी प्रॉपर्ली मिल रही थी, और क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से वो अभी बॉलिंग करा के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे टीम एक्स्ट्रा बॉलर खिलाए या नहीं खिलाए, इनको बॉलिंग प्रॉपर्ली मिलने वाली है। तो इसीलिए कॉलिन ग्रैंडम को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। मोमेंटम भी इनके साथ है, और सुपर स्मैश के लास्ट मोमेंट से उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्म पकड़ के रखा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में हम लेकर चल सकते हैं। क्रिश्चियन क्लार्क एक डिसेंट ऑप्शन है, अगर आप स्पेस या कोई रिस्क वगैरह ले पा रहे हो तो उनको डेफिनेटली ट्राई करना है। कैप्टन मैस्करन चॉइस की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। विल यंग और क्लेवर बैटिंग से,
यहाँ से आप शमुलियान देख सकते हो, सेफ हो जाएंगे। और बॉलरों में से भी ऑप्शन है इस सोधी सबसे पहले, और अजाज पटेल का भी कुछ कुछ नाम आया है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि इस पिच पे शायद फिंगर स्पिनर को उतना हेल्प नहीं मिले। लेकिन चौथे इनिंग्स में क्योंकि स्पिनर्स का काम है, अजाज पटेल की बैटिंग भी काम पे आई है, बैटिंग भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने रखा है। लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं कंसिडर नहीं करवा रहा। मेरे लिए शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर जो होंगे कैप्टनसी के लिए, क्लेवर, विलियम, शमुलियन और इस सोधी। ठीक है, लो स्कोरिंग मैच अगर होता है तो इस सोधी को दोनों इनिंग्स बॉलिंग भी करानी पड़ेगी। लेग स्पिनर्स का काम भी यहाँ पे है, इनकी बैटिंग भी यहाँ पर काम पे आ रही है। तो मुझे बहुत ही यूनिक कैप्टन चॉइस ये लग रहे हैं, और शमुलियान उसके बाद। और अगर आपको कोई सेफर ऑप्शन देखना है तो विलियम भी आप कंसिडर करके रखो। परसेंटेज चाहे जितना भी कम हो, लोग उनको लेंगे। और डेन क्लीवर के भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज हैं तो आप देख सकते हो। तो ये 4 मेरे ऑप्शन हैं। बाकी अगर आपको कुछ अलग ऑप्शन दिखा हो तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।